हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वह प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बेस पे है। सो आज हम इसी के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन से। जानते हैं पहले प्रकाश का परावर्तन होता क्या है कि जब कोई प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराता है तो वह उसी माध्यम में समान अंश का कोण बनाते हुए वापस लौट जाता है। प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहेंगे? कहेंगे इसको प्रकाश का परावर्तन। देखिए यहाँ पर मैं छोटा सा फिगर बनाकर थोड़ा समझा दूँ। मान के चलिए कि ये कोई हमारा सतह हो गया है, ये एक चमकदार सतह हो गया। चमकदार सतह को इस प्रकार से हमको डिनोट करना होगा। ये एक आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, और दोनों का मान एग्जिट पता करने के लिए हमको यहाँ पास अभिलंब लेना होगा। ठीक है, तो आने वाली किरण को हम बस कर सकते हैं आपतित किरण, और जो टकराने के पास आ जाती है उसको बोलेंगे परावर्तित किरण, और ये हो गया हमारा अभिलंब। ठीक है, तो यहाँ पास जब कोई प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराता है तो वह उसी माध्यम में समान अंश का कोण बनाते हुए वापस लौट जाता है। देखिए यहाँ पास जो प्रकाश आ रही है वो टकराने के पश्चात सेम उसी माध्यम में ये वापस लौट रही है, तो इसी घटना में क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पास परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। तो परावर्तन के नियम पहले, जिनमें से पहला हमको नियम है, यहाँ पास पहला नियम लिख चलना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में और एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम यहाँ पास आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास फिगर में मान के चलिए कि ये हमारा एक आपतित किरण हो गया, ये हो गया हमारा परावर्तित किरण, और ये हो गया हमारा अभिलंब। आने वाली किरण क्या बोलते हैं? तो आपतित किरण। टकरा कर जाने जा रही उस किरण क्या बोलेंगे इसको? तो बोलते हैं इसको परावर्तित किरण, और बीच में अभिलंब। दोनों का एग्जिट मान पता करने के लिए इस प्रकार से हम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला नियम क्या बताया था मैंने आपको? पहला नियम की बात करते हैं यहाँ पर। पहला नियम क्या बताया था मैंने कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में और एक ही बिंदु पर स्थित होंगे, यही बताया था ना। तो देखिए यहाँ पास ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, और ये हो गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में और एक ही बिंदु पर स्थित हैं। ठीक है, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये हो गया हमारा आपतन कोण, और ये हो गया परावर्तन कोण। ठीक, इन दोनों का मान जो है सदैव बराबर होता है, ये दूसरे नियम में आएगा। मान के चलिए कि यहाँ पास यदि 45 डिग्री का एंगल मर रहा है किस पे? आपतन कोण पे, तो जो परावर्तन कोण बनेगा वो भी 45 डिग्री का ही बनेगा। ठीक, ये इसका दूसरा नियम होता है। अब यहाँ पास है अगला, परावर्तन के प्रकार। यहाँ पास परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, जिनमें से पहला होता है हमारा नियमित परावर्तन। आइए जानते हैं नियमित परावर्तन होता क्या है। जब परावर्तित किरणें तल से टकराने के पश्चात, किसी तल से टकराने के पश्चात एक दूसरे के समांतर एक निश्चित दिशा में प्रतीत होती है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन। अब यहाँ पास हमको ध्यान में ये रखना है कि इसमें जो प्रकाश टकराने के पश्चात जो समांतर निकलता है वह उसकी दिशा क्या होती है? निश्चित रहती है इसमें। ठीक है, जबकि नियमित परावर्तन में क्या होता है, जब ये परावर्तित किरण जो टकराने के पास आ जाती है तो ये दिशाओं में बिखर जाती है। ठीक, विभिन्न दिशाओं में यह बिखर जाती है। दोनों में यही अंतर होता है, इसमें दिशा निश्चित रहती है जबकि इसमें दिशा निश्चित नहीं रहती। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हो गया हमारा परावर्तन। अब उसके बाद जो टॉपिक है वह है अपवर्तन पे। ठीक है, जब एक बड़ी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो आपतन कोण की जो ज्या होती है वह परावर्तन कोण की ज्या की क्या होता है? एक निश्चित अनुपात है दोनों का ना। दोनों का एक निश्चित अनुपात होता है, किसका? आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का एक निश्चित अनुपात होता है। आपतन कोण की जो ज्या होती है उसको हम साइन आई से डिनोट करेंगे। किसे डिनोट करेंगे? साइन आई से। ये हो गया साइन आई। तथा जो परावर्तन कोण की ज्या है उसको हम साइन आर से डिनोट करेंगे। ठीक, हमको यहाँ पर दोनों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब देखिए जो अनुपात में क्या बताऊँ आपको कि दोनों का अनुपात क्या है? निश्चित रहता है, नियत रहता है, और अनुपात को हम बटे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, आप यहाँ पास थोड़ा सा फिगर में थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पास जैसे कि ये एक फिगर हो गया, इसमें जो कांच का ग्लास रखा हुआ है इसमें एक ब्रूस भी है। ठीक है, और साथ में इसमें जल भी भरा हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पास ब्रूस में क्या है? बिल्कुल सीधा दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही ये पानी के अंदर प्रवेश करता है ये हमको थोड़ा सा टेढ़ा प्रतीत होता है। तो ये किसके कारण हो रहा है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमको ऐसा स्थिति दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे हम इसको अच्छे से यहाँ पर स्टडी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते इसमें। देखिए यहाँ पास अपवर्तन के लिए यहाँ पास कुछ फिगर है।
एक सेकेंड, मार्कर थोड़ा सा ठीक से चल नहीं रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने क्या बताया आप सभी को कि जब प्रकाश जो होता है विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करता है, ठीक। बात अभी हम परावर्तन नहीं बल्कि अपवर्तन की कर रहे हैं इसमें। तो इस स्थिति में क्या होता है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करता है तो देखिए ये आपतित किरण हो गया। ये स्टार्टिंग में कौन से माध्यम है ये, तो ये है विरल माध्यम में। उसके बाद जैसे ही सघन माध्यम में गमन करता है, एक सेकंड में थोड़ा सा आपको विरल और सघन के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा ना। विरल क्या होता है, इसमें कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। लेकिन सघन में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न होता है इसमें। तो यही बातें हमको यहाँ पास ध्यान में रखनी है, विरल जिसमें अवरोध नहीं होगा और सघन जिसमें अवरोध होगा, ठीक है। तो प्रकाश जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करता है, ये थोड़ा सा अभिलंब तो क्या होगा, ये तो झुकेगा, ये थोड़ा अभिलंब से दूर हट जाएगा। बस इसी संपूर्ण घटना को क्या बोलेंगे हम, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे, ठीक। मान के चलिए ये हमारा क्या हो गया, आपतित किरण हो गया। ये क्या हो गया हमारा आपतित किरण, ठीक है। और ये हमारा अपवर्तित किरण, और ये वाला क्या हो गया हमारा अभिलंब हो गया। सबसे पहले जो आपतित किरण होती है वो कौन से माध्यम में गमन कर रहा है, विरल माध्यम। अब जैसे ही ये सघन माध्यम में गमन करता है, ये क्या होता है, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गया है, झुका है कि बाहर गया है, झुका है ना। तो कह सकते हैं कि ये प्रकाश का अपवर्तन की घटना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब प्रकाश की अपवर्तन की परिभाषा, ठीक है, देखते हैं यहाँ पास प्रकाश की अपवर्तन की परिभाषा क्या है। जब प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम में गति करता है या फिर गमन करता है तो प्रकाश का गमन एक सीधी रेखा के रूप में होता है। लेकिन जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करता है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले अंतरपृष्ठ पर किरण का पथ परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। ये इसकी थोड़ा सा परिभाषा थोड़ा जटिल है, लेकिन मैं आपको अच्छे से इसकी परिभाषा सरल शब्दों में बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास यदि हम सीधे शब्दों में बोलें तो क्या बोलेंगे इसको, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो प्रकाश का पथ विचलित हो जाता है। विचलित का मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, ठीक, विचलित हो जाता है। इसी घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। ये जो डिफिनेशन है इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए अपवर्तन के नियम, जैसे कि मैंने जो पिछला टॉपिक था प्रकाश का परावर्तन, उसमें क्या बताया था, परावर्तन के नियम। वैसे ही यहाँ पास अपवर्तन के भी कुछ अपने नियम होते हैं। तो पहला नियम है यहाँ पास, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया, एक तल हो गया, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण और ये हो गया हमारा अभिलंब। इसमें देखिए कि सभी जो है एक ही बिंदु पर स्थित है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। तो ये हो जाएगा हमारा पहला नियम। सेकंड नियम है यहाँ पास कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, निश्चित रहता है या फिर नियत रहता है, ठीक। ये हमको यहाँ पास ध्यान रखना है नियम नंबर सेकंड में। यहाँ पास और थोड़ा सा फिगर है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पास प्रकाश इस प्रकार से गमन कर रहा है, तो ये माध्यम कौन सा हो जाएगा, तो विरल माध्यम, क्योंकि इसमें अवरोध नहीं है। अब ये माध्यम थोड़ा सा ठोस प्रतीत हो रहा है, हमको देखने से लग रहा है ठोस करके, तो कह सकते हैं ये वाला माध्यम हमारा सघन हो जाएगा, ठीक है। ये माध्यम हमारा क्या सघन। तो जैसे यहाँ पास टेढ़ा सा लग रहा है, हमको प्रतीत हो रहा है, तो यही प्रतीत वाला भाग क्या होगा, हमारा अपवर्तन कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पास फिर क्या सीधे माध्यम गमन कर रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पास माना कोई प्रकाश किरण आई कोण पर आपतित हो रही है, ठीक है। तो अपवर्तन के बाद इसका अपवर्तन कोण, इसको हम आर से डिनोट करेंगे और इसको आई से। ध्यान रखना आपतित किरण को आई से और अपवर्तन कोण को आर से हमको डिनोट करके चलना है। तो स्नेल का नियम, यही स्नेल का नियम है, कि इसको भी हमको ध्यान में रखना है। यही क्या है, स्नेल का नियम, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। यहाँ पास जो एन, ये किसको डिनोट कर रहा है, तो ये कर रहा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को। आई किसको डिनोट कर रहा है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट को। और आर किसको डिनोट कर रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को। इन तीनों चीज़ों को हमको यहाँ पास विशेष ध्यान में रखना है। अब उसके बाद ये तो हो गया हमारा अपवर्तन। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जानते हैं यहाँ पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है, ठीक है। तब प्रकाश की किरण विरल माध्यम नहीं जाती, बल्कि क्या होता है कि संपूर्ण प्रकाश जो परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है, सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। इसी घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। एक बार और डेफिनेशन क्लियर कर दूं मैं, क्या होता है इसमें
कि इसमें प्रकाश की किरण जो होता है सघन माध्यम से विरल माध्यम जाता है, ठीक है, ना कि विरल से सघन में। किसमें जाएगा? सघन से विरल में ही जाएगा ये। और उस कंडीशन में क्या होता है, आपतन कोण का मान जो है क्रांति कोण के मान से अधिक हो जाता है। ये बात हमको बेसिक तरीके से याद में रखनी है। प्रकाश की किरण में जो आपतन कोण का मान होता है क्रांति कोण के मान से अधिक हो जाता है। क्रांति कोण क्या होगा आगे बताऊंगा मैं इसको अभी, ठीक है, इसको बताऊंगा आगे मैं क्रांति कोण क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते इसमें। अब ये तो हो गया हमारा पूर्णांतरिक परावर्तन, इसकी डेफिनेशन। उसके बाद यहाँ पास पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए क्या होता है, एक शर्तें होती है, ठीक है। हम यहाँ पास दो शर्तें के बारे में विशेष पढ़ेंगे, जिनमें से हमारा पहला शर्त रहेगा कि प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम ही जाना चाहिए। ये सबसे मेन कंडीशन है यहाँ पास, इसको हमको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम ही जाना चाहिए। देखिए यहाँ पास जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पास ये हमारा क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एक सघन माध्यम है, ठीक है। प्रकाश यहीं से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है और किस में जा रही है, विरल माध्यम में गमन कर रहा है, ठीक। ये इसकी पहली कंडीशन हो गया। दूसरा जो कंडीशन है वह है यहाँ पास कि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से बड़ा होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन हमको यहाँ पास ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पास फिगर में क्या दिया है, ये हो गया हमारा आपतित किरण, ये हो गया हमारा अपवर्तित किरण और ये हो गया हमारा क्रांति कोण। तो मैंने क्या बताया इसमें कि आपतन कोण का मान जो है क्रांति कोण के मान से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। आपतित किरण जिस पर हमारा आपतन कोण बनता है, अपवर्तित किरण जिसको हमको लेके चलना नहीं है, इसको हमको लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पास देख रहे हैं फिगर में जो आपतन कोण का मान है वो क्रांति कोण के मान से बड़ा ही है, ठीक। ये दो नियम हमेशा पूर्णांतरिक परावर्तन पे लागू होते हैं, ठीक है। दोनों नियमों को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है यहाँ पास पूर्णांतरिक परावर्तन के उदाहरण। तो इसके वजह से तो बहुत सारे उदाहरण होते हैं, मैंने यहाँ पास 2 या 3 यहाँ पास उदाहरण यहाँ पास इंक्लूड किए हैं। चलिए पहला उदाहरण यहाँ पास देखते हैं, हीरे का चमकना। तो हीरे का चमकना ये जो होता है ये पूरा आंतरिक परावर्तन के ही कारण होता है, ठीक है ना। हीरे का जो चमकना होता है ये पूरा आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। आपने यदि हीरे को थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा, देखेंगे इसमें बहुत सारी फलकें होती हैं, छोटे छोटे बहुत सी फलकें होती है, जिसके कारण क्या है उसमें प्रकाश का काफ़ी बिखराव होता है, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, ये होता है पूरा आंतरिक परावर्तन के कारण। ये हमें ध्यान में रखना है। और एग्जाम में जैसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ठीक इसका चमकना किसके कारण होता है, इसका चमकना किसके कारण होता है, तो हमको ये भी ध्यान में रखना है कि जितने भी चमकने जैसी चीज आएगी ना सबको लगा देना है कि ये पूर्णांतरिक परावर्तन के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। अगला है उसके बाद यहाँ पास सेकंड उदाहरण। सेकंड उदाहरण में क्या दिया इसमें, तो यहाँ पास दिया है कि जो चटका हुआ कांच का चटकीला प्रतीत होता है, ठीक। चटका हुआ कांच कैसा प्रतीत होता है, चटकीला प्रतीत होता है। तो ये भी किसके कारण होता है, तो ये भी पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण होता है, ठीक। ये भी हमको ध्यान में रखना है। ये उदाहरण नंबर सेकंड में है। दूसरा है सॉरी तीसरा है यहाँ पास पूर्णांतरिक परावर्तन के उदाहरण में रेगिस्तान में मिर्चिका का चमकना, ठीक है। क्या होता है कि जब वहाँ पास रेगिस्तान में देखे होंगे मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है। तो वहाँ पास क्या होता है गर्मी के समय, ज़्यादातर गर्मी के मौसम में जितने हिरण हो गया, मृग हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है उनको थोड़ा सा भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। लगता है कि पास में कोई सरोवर हो गया, ये झील दिखाई देता है, ऐसा उनको आभास होता है और ऐसे ही तैसे उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये कर सकती है पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण होता है, ठीक है। रेगिस्तान में मृचिका का दिखाई देना, ठीक, जिसको हम मृग तृष्णा में बोलते हैं, आंखों का धोखा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।